हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें से मोस्टली टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड यूनिट है जो रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो यूनिट है ये रिसर्च से रिलेटेड है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। तो जो रिसर्च शब्द है ये री प्लस सर्च के मेल से बना है, जिसमें कि री का अर्थ होता है बार बार तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना। तो रिसर्च क्या होती है, जिसमें कि जो तथ्य होते हैं उनको बार बार देखा जाता है, उनसे संबंधित डेटा कलेक्शन किया जाता है और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी को रिसर्च कहा जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। जो रिसर्च होती है वो 3 टाइप्स की होती है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको कि मूलभूत अनुसंधान भी कहा जाता है। जो सेकंड रिसर्च है वो होती है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान। और जो थर्ड है वो होती है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, मूलभूत अनुसंधान, उसमें क्या होता है कि नए नए सिद्धांतों की खोज की जाती है, कुछ नया जानने के लिए रिसर्च की जाती है, जब जिसमें कि नए नए तथ्य खोजे जाते हैं। तो वो जो रिसर्च होती है उसी को फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। इसके नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग की जाती है। जो फंडामेंटल रिसर्च से प्रिंसिपल्स, नए नए सिद्धांत बनते हैं, उन सिद्धांतों का यूज अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है एक्शन रिसर्च। जो एक्शन रिसर्च है वो भी अप्लाइड रिसर्च के जैसी ही है, इसका भी प्रयोग समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्षेत्र का है। जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक बड़े एरिया में जब कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए की जाती है, और जो एक्शन रिसर्च होती है वो छोटे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए यूज की जाती है। जो एक्शन रिसर्च है वो मोस्टली शिक्षा के क्षेत्र में यूज की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है, या कोई प्रिंसिपल कर सकता है, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति एक्शन रिसर्च कर सकता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो रिसर्च के लिए फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करने के बाद रिसर्चर हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसका संभावित समाधान होती है, कि कोई प्रॉब्लम है उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस का निर्माण करने के बाद रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है, और रिसर्च डिजाइन में जो रिसर्चर है वो ये डिसाइड करता है कि जो डेटा कलेक्ट के लिए कौन से टूल का यूज किया जाएगा, क्या सैंपल होगा, कौन से रिसर्च मेथड का यूज किया जाएगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। ये सब करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस का, जिसमें कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है और डेटा को एनालिसिस किया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंक्लूजन का, कि जो रिसर्च आई है उसकी क्या फाइंडिंग्स आई है, क्या उसका रिजल्ट आया है। ये सब करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च, कि जो रिसर्च की जाती है उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो रिसर्च मेथड्स में जो फर्स्ट है वो है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है,
हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट की स्टडी की जाती है। इसमें भूत के आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च से इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, जिसको कि आत्मक अनुसंधान कहा जाता है। जो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड होता है ये वर्तमान की समस्याओं का वर्णन करने के लिए यूज किया जाता है। इस रिसर्च मेथड में वर्तमान की समस्याओं का वर्णन किया जाता है कि कोई घटना घटी है, वो क्या घटना है, इस बारे में वर्णन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिसर्च मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है इसका यूज परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज किया जाता है और इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। इसके बाद जो रिसर्च मेथड है उनमें है क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है उसमें क्वांटिटेटिव डेटा का यूज किया जाता है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है उसमें क्वालिटेटिव डेटा का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं वो है रिसर्च एथिक्स क्या होता है, शोध नैतिकता किसे कहते हैं। जो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि किसी इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे जब रिसर्च में एथिक्स की बात की जाती है, एथिक्स रिसर्चर के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि रिसर्चर को रिसर्च करते समय कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो रिसर्चर है उसको प्लेगरिज्म नहीं करना चाहिए, किसी और का जो कंटेंट है वो अपनी रिसर्च में यूज नहीं करना चाहिए। अगर रिसर्चर किसी और का कंटेंट अपनी रिसर्च में यूज करता है तो उसने जिसका भी जो कंटेंट है वो अपनी रिसर्च में यूज किया है उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए, उसका जो रेफरेंस है वो लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो डेटा कलेक्शन करता है वो वैलिड और रिलायबल डेटा कलेक्ट करना चाहिए रिसर्चर को, और जो भी रिजल्ट आता है, जो भी फाइंडिंग्स आती है वो बिल्कुल सही लिखी जानी चाहिए। जो रिसर्चर है उसको अपनी मर्जी से जो फाइंडिंग्स है वो नहीं लिखनी चाहिए, जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आया है वही लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, कि रिसर्च में आईसीटी का क्या यूज होता है। जो आईसीटी होती है उसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम सेलेक्ट की जाए वो इसके लिए आईसीटी की हेल्प ले सकता है। जब वो सिलेक्ट कर लेता है प्रॉब्लम, उसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के लिए वो आईसीटी का यूज करता है, डेटा कलेक्शन के लिए आईसीटी का यूज करता है। डेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करनी रिसर्चर के लिए मुश्किल हो जाती है, तो वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी आईसीटी की हेल्प लेता है। तो आईसीटी में क्या करता है रिसर्चर, ब्लॉग्स का यूज करता है, ई जर्नल्स का यूज करता है, वेबसाइट्स का यूज करता है, कंप्यूटर का यूज करता है। इन सब का रिसर्च में यूज करना ही आईसीटी का यूज है। इसके अलावा जो आपका एक टॉपिक और रह गया वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। ये पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट है ये 90th सेंचुरी में आया है और सबसे पहले पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग सेंट सिमोन ने किया था। इसको पॉपुलर करने का श्रेय आगस्त कोम्टे को जाता है। इनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि जिसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं वही सत्य है। जिस ज्ञान को वेरीफाई किया जा सकता है वही सत्य है, जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते वो सत्य नहीं है। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट है वो पॉजिटिविज्म के बाद में आया है, 20th सेंचुरी में आया है। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो ये कहता है कि जिसको वेरीफाई किया जा सकता है वो तो सत्य है, लेकिन जिसको जो ज्ञान ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, कॉमन सेंस के द्वारा जो कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है तो वो भी सत्य हो सकता है। जो साइंस के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त होती है वही सत्य हो, ये जरूरी नहीं है। एक आपका जो टॉपिक रह गया वो है फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग,
कि जो थीसिस लिखी जाती है उसका क्या फॉर्मेट होता है। कि जब कोई थीसिस लिखी जाती है तो उसमें जो सबसे पहले होता है वो टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है वो टॉपिक का नेम मेंशन होता है। उसके बाद जो रिसर्चर का जो भी गाइड है उस गाइड का नेम होता है। साथ में जो रिसर्च कर रहा है वो उस स्टूडेंट का भी नेम होता है। वो कौन सी डिग्री के लिए रिसर्च कर रहा है उस डिग्री का नेम लिखा जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहा है वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा जाता है। और कौन से ईयर में वो अपनी थीसिस कर रहा है उस ईयर के बारे में लिखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट का पेज। जो एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है उसमें क्या करते हैं कि जो रिसर्चर ने जिसकी भी रिसर्च के दौरान हेल्प ली है, वो उसका गाइड हो सकता है, कोई और भी हो सकते हैं साथ में, वो उनके प्रति आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने रिसर्च में मेरी हेल्प की। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज होता है वो होता है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में जो भी सुपरवाइजर होता है थीसिस का उसके सिग्नेचर होते हैं। वो ये डिक्लेयर करता है कि इस स्टूडेंट ने मेरे अंडर रिसर्च वर्क किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है डेक्लारेशन का नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पेज। जो नेक्स्ट पेज होता है वो डेक्लारेशन पेज होता है जिसमें कि स्टूडेंट के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये जो रिसर्च की गई है ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। ये सब करने के बाद जो रिसर्च का मेन कंटेंट है वो लिखा जाता है जिसको कि चैप्टर वाइज लिखते हैं। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है जिसमें कि जिस भी टॉपिक पर जो रिसर्चर ने रिसर्च की है उसके बारे में लिखा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक लिखते हैं, नीड ऑफ द स्टडी लिखा जाता है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर होता है वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का होता है जिसमें कि जितनी भी स्टडीज़ है उस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको वो रिसर्चर के द्वारा रिव्यू किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है जो प्लान एंड प्रोसीजर का होता है जिसमें कि रिसर्चर के द्वारा ये बताया जाता है कि वो रिसर्च के लिए कौन से टूल्स का यूज करने वाला है और वो जो डेटा कलेक्शन करेगा उस कौन सा सैंपल रखेगा रिसर्च के लिए, किन सैंपल से वो डेटा कलेक्ट करेगा और वो रिसर्च के लिए कौन से रिसर्च मेथड का यूज करेगा। तो इन सब का वर्णन किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसमें वो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का होता है। ये सब करने के बाद जो रिसर्चर है वो उसकी जो भी फाइंडिंग्स आई है वो लिखता है और फाइंडिंग्स को लिखने के बाद रिसर्चर के द्वारा उसने जो भी रिजल्ट आया है उसकी रिसर्च का वो लिख दिया जाता है। इसके बाद जो भी रिसर्च की है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है जो कि क्या होती है रिसर्च की समरी होती है, वो समरी लिखी जाती है। उसके बाद रिसर्चर के द्वारा बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये रिसर्च का फॉर्मेट होता है। इस वीडियो में हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट का क्विक रिवीजन किया है। यदि आप इन वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।